तो आज आपका नेवी डे है, ठीक है। इसके पीछे भी स्टोरी है कि आज हम लोग अपना नेवी डे क्यों मनाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ नेवी, इंडियन नेवी का फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी के जो फादर हैं वो कौन है? आवाज मत शिवाजी। करो। छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। नॉट शिवाजी यार। ओके। सो सॉरी सर। सो इस तरह से आप देखोगे तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था उसमें हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म देखा था, ठीक है। और भी आईएसआईएस जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो मेजर टाइप्स ऑफ टेररिज्म हम लोग यहाँ पे देखा है। तो उसमें हम लोग ने पॉलिटिकल टेररिज्म देख लिया है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल टेररिज्म के साथ साथ, एक मिनट, पॉलिटिकल टेररिज्म के साथ साथ, हाँ, तो पॉलिटिकल टेररिज्म हम लोग ने देखा। उसके बाद एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म भी हम लोग ने देखा, ठीक है। रिलीजियस टेररिज्म हम लोग ने देखा। अब नेक्स्ट है जो है वो है आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ये हम लोग ने देखा था क्या? ठीक है, चलो देखते हैं इसको। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या होता है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो इसकी शुरुआत होती है कोल्ड वॉर के टाइम से, कोल्ड वॉर से, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था 1952 और 1953 में हुआ क्या था कि एक वॉर चल रहा था किसके बीच में? फ्रांस और वियतनाम के बीच में। फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक वॉर चल रहा था, राइट। एक्चुअली वियतनाम वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो वियतनाम के और फ्रांस के बीच में वॉर चल रहा था, और जैसे कि हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे वैसे ही वियतनाम भी फ्रांस का कॉलोनी था, ठीक है। अब वियतनाम के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया और उनको फ्रांस को भगाना चाहा। तो फ्रांस ने क्या किया, वियतनाम के ऊपर अटैक किया अपनी आर्मी से। और फ्रांस का सपोर्ट देने के लिए चाइना और अमेरिका, यूएसए भी आ गए, और फ्रांस, ये तो तीन थे। इतनी बड़ी बड़े पावर्स यहाँ पे आ गए वॉर करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे, इतने ज़्यादा बम बरसाए यहाँ पे कि आज भी अगर आप वियतनाम में जाओगे तो वियतनाम में चाय की टपरी पे अगर आप जाओगे कभी ना, तो वहाँ आप देखोगे चाय की टपरी पे बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं दी जाती हैं। वहाँ पे बॉम्ब के जो शैल होते हैं ना, बॉम्ब के सेल को कट करके उसकी कुर्सी बनाई गई। यानी इतने बॉम्ब फेंके गए, इतने बॉम्ब गिराए गए उनके ऊपर कि हर जगह पे बॉम्ब के शेल्स ही दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंड? तो वहाँ पे आप देखोगे, कभी वियतनाम का फोटो देखोगे तो चाय की टपरी ऐसा जो दिखाते हैं, तो वहाँ पे देखोगे बॉम्ब के शेल के ऊपर वो लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसने उसको कुर्सी जैसा यूज कर दिया। और ये इस वॉर में यूएसए की बहुत बड़ी हार हुई थी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि यूएसए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा कि आपने दूसरे के वॉर में अपने सोल्जर्स को भेजा ही क्यों। अंडरस्टैंड? तो जब ये बहुत बड़ा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि अमेरिका विल नॉट अमेरिका विल नॉट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स, ठीक है। और अपने सोल्जर्स को रिस्क पे नहीं भेजेगा। अंडरस्टैंड? तभी से क्या हुआ एक्चुअली, इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 53,000 सोल्जर सिर्फ अमेरिका के मरे थे, बाकी तो चाइना और यूएसए के मरेंगे, वो अलग बात है। अब आप सोचते रहोगे कि सर छोटा सा वियतनाम कंट्री है, इतने तीन तीन कंट्री के लोगों को हरा देता है, कैसे हरा देता है? तो उनके पास एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है, और वो लोग गोरिल्ला वॉर लड़ते हैं, और ये लोग के पास गोरिल्ला वॉर लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन में क्या करते हैं, सुरंग खोद के रखते हैं, और एक सुरंग के 5 एग्जिट पॉइंट होते थे। तो होता क्या था कि ये लोग क्या करते थे, जमीन से बाहर आते थे और बॉम्ब फेंकते थे, आर्मी के लोग अपना अमेरिकन और फ्रांस के आर्मी के लोगों को अटैक करते थे, और फिर वो सुरंग में घुस जाते थे। जब वो सुरंग में घुस जाते थे और उनके पीछे पीछे जब इन आर्मी के लोग सुरंग में जाते थे, तो उनको पता नहीं होता था कि ये इसके 5 एग्जिट हैं, तो वो लोग फिर बाहर निकल के उन आर्मी के लोगों को सुरंग में ही मार देते थे। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो लोग ने बहुत ही गोरिल्ला फाइट वॉर किया और वियतनाम जीत गया। अंडरस्टैंड? हम लोग इसको जब आईआर पढ़ेंगे इंडिया वियतनाम, तब उसमें डिस्कस करेंगे इसको बेसिकली, ठीक है। आपको वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब अमेरिका के हाथ पैर बन गए। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, राइट। यूएसएसआर हुआ करता था। यूएस आज का जो रशिया देख रहे हो उसमें 15 कंट्री और ऐड कर दो,
अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये सारे के सारे 15 कंट्री और ऐड करोगे तब जाके उस टाइम का यूएसएसआर था, बहुत बड़ा कंट्री था, ठीक है। और यूएसएसआर का जो बॉर्डर था वो अफगानिस्तान तक मिलता था, राइट। और अफगानिस्तान यूएसएसआर के लिए एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट का मतलब वो स्टेट होता है जहाँ पे, जैसे कि नेपाल के लिए नेपाल हमारे लिए बफर स्टेट है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो नेपाल है वो हमारे लिए एक बफर स्टेट का काम करता है। क्यों, कैसे काम करता है? क्योंकि चाइना और इंडिया का बॉर्डर पे बीच में नेपाल आता है, और जब नेपाल बीच में आता है तो हम ये हमेशा चाहेंगे कि जो नेपाल में जो गवर्नमेंट बने वो प्रो इंडियन बने। क्यों प्रो इंडियन बने? क्योंकि अगर वो इंडिया के सपोर्ट में रहेगी तो वो इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी कॉन्स्पिरेंसी अगर चाइना करना चाहेगा तो नहीं करने देगी, उसके लैंड का इस्तेमाल नहीं करने देगी, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, तो चाइना उसको अपने साइड में ले लेगा, और चाइना क्या करेगा, नेपाल के लैंड को यूज करके हमारे यहाँ पे टेररिज्म या फिर इलीगल वेपन सप्लाई कर सकता है, या सेपरेटिज्म को डेवलप कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो दैट इज़ वाई हम लोग क्या चाहते हैं कि नेपाल में हमेशा प्रो इंडियन गवर्नमेंट बनी रहे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेपाल को कुछ ऐड देते हैं, ठीक है, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमने लेके रखी है, और ना ही सिर्फ उनको बल्कि हम अपने इंडिया में उनको बॉर्डर में भी आने देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं। तो रशिया भी क्या करता था, रशिया क्या करता था कि इंडिया में अपना अफगानिस्तान में हमेशा प्रो रशियन गवर्नमेंट बनाता था, प्रो रशियन गवर्नमेंट बनाता था। लेकिन उस टाइम तक क्या हुआ था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वॉर चालू हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर का कोई एग्जांपल दोगे आप लोग? सर कोल्ड वॉर वो रशिया और यूएसए के बीच में जो चल रहा था, वो दैट वाज कोल्ड वॉर, यूएसएसआर और हाँ, तो यूएसए के बीच में। मैं पूछ के आ रहा हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर? सर डायरेक्टली दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, बट अपने अपने किसी को लेके, दूसरे कंट्रीज को लेके सामने रखते हैं, देन इनडायरेक्टली दोनों आपस में लड़ते हैं। एकता कपूर का जो सीरियल होता है ना, सास बहू वाला, सास चाहती कि बहू को कैसे ये कर दूँ, और बहू चाहती कि सास को मैं कैसे डोमिनेट करूँ, और उसके बदले में एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, खुल के सबके सामने ना लड़ने की बजाय वो क्या करते हैं, अपने अपने लिए कुछ लोगों को पालते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना, पूरे घर को डिवाइड कर देते हैं, ससुर उनके साइड में हो जाता है, ठीक है, ननद उसके साइड में हो जाती है। तो ऐसा करते करते क्या करते हैं कि अपना जो एजेंडा है उसको फुलफिल करवाने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या होता है, दो बड़े कंट्री के बीच में जब कोल्ड वॉर होता है तो दो बड़े कंट्री अगर लड़ेंगे तो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। अगर अमेरिका और रशिया लड़ते हैं तो बोलते हैं कि पूरी अर्थ का सस्टेनेबल करने में डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और थोड़े बड़े है नहीं, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं कि अगर दोनों ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो अर्थ 13 बार ब्लास्ट हो सकती है, इतना ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ऐसे कंट्री क्या करते हैं, दुनिया के सामने ये बताते हैं कि नो वी आर द फ्रेंड्स, लेकिन इंटरनली वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि रशिया बहुत पावरफुल होता जा रहा था, राइट, जबकि यूएसए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, और यूएसए वांटेड टू बिकम अ सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर बनना चाहता था। एंड उस टाइम का जो यूएसएसआर था, ही ऑल्सो वांटेड टू बिकम अ सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। जब दो किंग के बीच में लड़ाई चलेगी तो ये चाहता था कि कैसे भी मैं यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दूं। तो इसने क्या किया, अफगानिस्तान में अल कायदा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। अल कायदा का जो हेड था ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन बेसिकली अगर आप देखोगे तो यमन का रहने वाला था। यमन, आपको पता है यमन, यहाँ पे ओमान के बाजू में यमन है। यमन का बेसिकली वो किंग फैमिली से बिलोंग करता था, यहाँ पे भी मोनार्की थी, लेकिन उसके जो चाचा लोग थे उन्होंने क्या किया था, उनसे किंग का जो गद्दी है वो छीन लिया था, और ही वांटेड टू रीगेन द किंग्स थ्रोन, ठीक है। तो उसने अमेरिका उसके पास अप्रोच करता है और बोलता है कि आप हमको अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ो और रशिया को हरा दो, उसके बदले में मैं आपको यमन का जो किंग वाला है वो आपको वापस दे दूंगा, ठीक है, वापस दिलाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे जो गल्फ कंट्रीज हुआ करती थी वो किसके अंडर में थी, यूएसएसआर के अंडर में थे, जो यूएसए के अंडर में थी। जो यूएसए बोलता था वही गल्फ कंट्री के लोग करते थे, अंडरस्टैंड।
तो इस बात पर ये बात हुई थी, ऐसा मैंने पढ़ा है। एग्जैक्टली इसका कोई ऐसा बोलते ना कि जो एक एनालिसिस होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैं इस एग्जैक्टली मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़े थे, तो इस हिसाब से मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जो अलकायदा को बनाया गया, इसको वेपन्स, ठीक है, वेपन्स और मनी, ठीक है, एक मैं आपको ये बताता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी। ठीक है, तो ये है आपका मैप, किसका? एशिया का मैप है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली अफगानिस्तान यहाँ पे है, और ये जो तुर्किस्तान, तजाकिस्तान आप देख रहे हो ना, इट वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, यूएसएसआर का पार्ट था। कजाकिस्तान से लेके सब क्या था पार्ट की, कहाँ तक? अफगानिस्तान तक का जितना भी कंट्री है, ये सब कंट्री जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब रशिया के पार्ट थे, राइट। और अफगानिस्तान यहाँ पे ये था, और गल्फ कंट्री का बॉर्डर यहाँ पे लगता था। रशिया वांटेड टू डिफीट, सॉरी, यूएसए वांटेड टू डिफीट द यूएसएसआर, और डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो उसने क्या किया, अल कायदा को अफगानिस्तान में डाल दिया। अब अल कायदा को अफगानिस्तान में स्टैब्लिश करने के लिए उसने क्या बोला कि आप क्या करो, रिलीजियस के नाम पर एक आतंकवादी संगठन बनाओ, और आपको पैसा जितना भी लगेगा वो पैसा मैं, और हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हथियार है वो मैं दूंगा। लेकिन अगर अमेरिका डायरेक्टली अफगानिस्तान में ऐसे हथियार भेजता तो ये गलत होता, ठीक है, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको आंसर करना पड़ता। इसीलिए रशिया ने क्या किया, पाकिस्तान को अपना पपेट बनाया 1947 के बाद। अब वो क्या करता था, पाकिस्तान तो ऐसा कंट्री नहीं था, तो पाकिस्तान को पैसा देता, जो पैसा आता था अफगानिस्तान में, और जो हथियार आता था अफगानिस्तान में, वो वाया पाकिस्तान आता था। अब आप सोचो, अगर कोई पैसा भेज रहा है वाया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या करता था कि उस पैसे में, जैसे सपोज करो अमेरिका ने 100 रुपये भेजा अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में आतंकवादियों के लिए, तो 50 रुपये खुद रख लेता था और 50 रुपये ही देता था। अमेरिका कुछ नया टेक्नोलॉजी भेजता था हथियारों का, तो नए टेक्नोलॉजी के हथियार अपने खुद भी रखता था, और थोड़े ही हथियार क्या करता था, अफगानिस्तान में भेजता था। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक फ्री में बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा, ठीक है। उसके अलावा, ये सब पैसे के अलावा, पाकिस्तान बोलता था कि अमेरिका हमको भी पैसे दे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ये जो टेररिस्ट है ये हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए हमें भी पैसा दे। तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया था, 120 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन मिलियन डॉलर एवरी ईयर एज अ एड देता है पाकिस्तान को। पहले अभी भी देता था, 2000 अभी ट्रम्प आया तब बंद हुआ, ठीक है। प्लस उसके जितने भी लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स होते थे, जैसे F-16 जो इंडिया को नहीं दिया उसने, वो पाकिस्तान को दे दिया। तो उस टाइम पे 1953 से सिस्टम चला आ रहा है, और यही रीज़न था कि पाकिस्तान को हमेशा फ्री में पैसे मिल जाते थे, फ्री में उसको क्या मिल जाता था, टेक्नोलॉजी मिल जाती थी, फ्री में फाइटर प्लेन्स मिल जाते थे। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं किया अच्छे से, और आज पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड। तो मतलब बोलते हैं ना कि हराम का पैसा जो होता है वो कभी सही नहीं होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान को देख सकते हैं, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से ही फ्री में ये मिलने लगा, अंडरस्टैंड। जब उसको स्टार्टिंग से ही फ्री में ये सब मिलने लगा, तो फिर वो काम क्यों करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से क्या हुआ, पाकिस्तान एक क्या बन गया, पपेट बन गया, ठीक है। अब अफगानिस्तान में वॉर स्टार्ट होता है, रशिया की आर्मी अफगानिस्तान में आती है, और यहाँ पे आतंकवादियों से लड़ने लगती है, और रशिया हार जाता है। रशिया हार जाता है 1992, यूएसएसआर हार जाता है 1992 में। और तो यूएसएसआर का सबसे बड़ा जो स्टेट होता है वो रशिया होता है, जो सारी यूएसएसआर की लीगेसी है वो रशिया के पास चली जाती है। और आप देख सकते हो कि वर्ल्ड में 15 कंट्री एग्जिस्ट होती हैं, फिर से कजाकिस्तान, ये सब देख रहे हो, ठीक है। तो ये 15 कंट्री बाद में दुनिया में आती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया। तो जब अल कायदा ने क्या हुआ, अब अल कायदा का जो बॉस थे ओसामा बिन लादेन,
अब उन्होंने क्या किया, रशिया का काम कर दिया, कभी 1992 में ही कर दिया। अब उसके बदले में वो अमेरिका से क्या डिमांड कर रहे थे कि अब मुझे यमन का जो अपना ये जो यमन है, यमन देखो यहाँ पे यमन है, दिख रहा है यमन, यमन और ओमान, ठीक है, तो यमन का जो किंग वाला कुर्सी है वो मुझे ला के दो। लेकिन यूएसएसआर ने बाइकआउट कर दिया। तो जब यूएसएसआर ने ऐसी बात नहीं मानी तो यही आतंकवादी संगठन ने जो दूसरे कंट्री के लिए बनाया गया था, यही बैकफायर करता है किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और आपने देखा होगा 2001 का जो 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका पे, ये होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला। हाँ वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001 में ही होता है ना 9/11 अटैक। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिसमें यस अप्रॉक्सीमेटली 4000 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है अमेरिका के लिए। अंडरस्टैंड, यानी कि जिसने दूसरों के लिए पाल के रखे थे वो बैक फायर कर गया। ठीक है, और यही रीज़न था बैक फायर करने का। अंडरस्टैंड, उसके बाद ओसामा बिन लादेन घूमता रहता है। 2010 में क्या होता है, 2010 में कि 2012 में उसको एबटाबाद में पाकिस्तान में मार दिया जाता है। ठीक है, अब यही पाकिस्तान था जिसने आज तक अमेरिका से पैसे लेके उसने अफगानिस्तान में भेजे थे, और उसी फिर उसके ही आतंकवादी को क्या किया, उसने अपने यहाँ पे जगह दी थी रहने के लिए। अंडरस्टैंड, खैर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती तो किसकी थी, आपकी अमेरिका के थे, जो उसने दूसरे के लिए खड्डे खोदे थे और वो खुद उसमें गिर गया। अंडरस्टैंड, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से एक नया टाइप का टेररिज्म स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। जैसे कि पाकिस्तान क्या करता है, बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैलाता है हमारे यहाँ पे। हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं क्या करते हैं, ये इनको पैसे देते हैं और पैसे के बदले वो हमारे इंडिया पे अटैक करते हैं। इसी को बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप इस पर ये लिख सकते हो कि ऑल द टेररिज्म एक्टिव इन द अपना पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है, दे आर द स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। उनका कोई मकसद नहीं है, उनको पता कुछ नहीं है, लेकिन कैसा है कि उनको ये एक्चुअली आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग करवा के इनको इंडिया पे कंटिन्यूसली अटैक करने के लिए बोलती रहती है। जिससे क्या होगा, इससे होता क्या, अच्छा बताओ, इससे बार बार इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे एक्चुअली पाकिस्तान अचीव क्या करना चाहता है? सर इंडिया का फोकस मोस्टली रहेगा उधर के एरिया को सिक्योर करने के लिए। मोस्टली सारे आर्मी को वहां डिप्लॉय करना चाहेगी इंडिया, और इंडिया का जो फंड है वो भी यूज उसमें ही होगा। तो बाकी के लिए इंडिया का डेवलपमेंट के लिए फंड्स की कमी होगी। ये एक रीजन है, बट इट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट रीजन। कुछ और बताओ। देखो अभी मैं बता दो, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या नाम था, मैं क्या खोल रहा था, एक्चुअली पाकिस्तान को जो हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म स्टार्ट हुआ वो 90s में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली पाकिस्तान बदला लेना चाहता है। किस बात का बदला लेना चाहता है वो, दो चीज़ें उसके मकसद में है। पहला जो उसका ये है मकसद, ये है कि जैसे कि हम लोग ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और एक ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग ने क्या बना दिया, बांग्लादेश बना दिया था। दूसरा चीज़, हम लोग ने जिन्ना की टू नेशन थियोरी को गलत साबित कर दिया। जिन्ना की टू नेशन थियोरी क्या बोलती थी कि एक दो धर्म के लोग, यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, कि दो धर्म के लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये जिन्ना की टू नेशन थियोरी थी। उनका मानना ये था कि दो रिलीजियस के लोग एक जगह पे नहीं रह सकते, तो इसलिए रिलीजियस के लोगों को अपने लिए उनके लिए ज़मीन दे के बांट देना चाहिए। यानी उसी के नाम पर उन्होंने इस्लामिक यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए क्या, पाकिस्तान बनाया था। राइट, तो पाकिस्तान जो बना था वो एक पाकिस्तान ये था, और एक पाकिस्तान बांग्लादेश जो आज का है वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है,
चलो, लेकिन 1971 का वॉर आता है और उसमें ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। इससे जिन्ना की टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई कि नहीं? अब तो ठीक है कि आप बोल रहे हो कि दो रिलीजियस के लोग एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो मुस्लिम ही थे ना, वो आपस में अलग क्यों हो गए? यानी कि किसी भी लोगों को एक साथ रहने के लिए रिलीजियस मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, कल्चर मैटर करता है। अब कल्चर क्यों मैटर करता है? क्योंकि जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे, दे आर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे एज कम्पेयर टू बांग्लादेशी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। उनका मानना ये था, पाकिस्तानी लोगों का, ये जो वेस्ट पाकिस्तानी लोगों का मानना था कि वी आर द सुपीरियर। क्यों? क्योंकि वो लोग हाइटेड होते थे, लॉन्ग होते थे, फेयर होते थे, ठीक है। यानी कि जो आर्यन रेज होती थी ना वो यहाँ पे थी। और जो बंगाली पाकिस्तानी हुआ करते, जो पाकिस्तानी हुआ करते, तो छोटे होते थे, सावले होते थे, और उनका ऐसा, ये लोग क्या खाते थे, तंदूरी चिकन कबाब, बटर चिकन खाते थे। ये लोग क्या खाते थे, मछली भात खाते थे। ये लोग सूट बूट पहनते थे। वेस्ट पाकिस्तान के लोग क्या करते थे, सूट बूट पहनते थे। ये लोग लुंगी पहनते थे और बनियान पहनते थे, ठीक है। ये लोग नारियल यूज नहीं करते थे, ये लोग नारियल यूज करते थे, नारियल की चटनी खाते थे, ठीक है। ये लोग रोटी खाते थे, ठीक है, और मक्खन खाते थे, ये सब खाते थे। ये लोग चावल खाते थे, ठीक है। इस सब चीज़ों से लेकर कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब जब इंडिया पाकिस्तान, हम लोग इंडिया और अपना बांग्लादेश रिलेशन स्टार्ट करेंगे आईआर में, तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ लो कि ये इनको इन्फीरियर समझते थे, इसलिए इनको गुस्सा आया और इन्होंने इंडिया का सपोर्ट लेके अपने आप को अलग कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जिन्ना की टू नेशन जो थियरी होती है वो गलत साबित हो जाती है, कि रिलीजियस वो गम नहीं है, वो ग्लू नहीं है जो दो लोगों को चिपका के रख सके। बेसिकली वो ग्लू कौन सा है, कल्चर। अगर एक ही कल्चर के लोग हैं, ठीक है, लेकिन रिलीजियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो भी वो लोग साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर रिलीजियस एक हो और कल्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लोग एक साथ रह सकते हैं। तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई। दूसरी चीज, पाकिस्तान का एक पार्ट हम लोग ने तोड़ दिया, तो अब इसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला के दो चीजें करना चाहता है। जिन्ना के टू नेशन थियरी को फिर से राइट करना चाहता है। क्या राइट करना चाहता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि सारे के सब मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी है। अगर जम्मू कश्मीर इंडिया से टूट जाता है और वो पाकिस्तान में मिल जाता है, तो फिर चाइना, पाकिस्तान बोलेगा कि जिन्ना की जो टू नेशन थियरी थी वो सही थी। क्यों सही थी? क्योंकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया के हिंदू पॉपुलेशन के साथ नहीं रह पाई, इसलिए टूट गई। और दूसरा, ये बदला ले लेंगे, जो बांग्लादेश हम लोग ने इनसे अलग किया था, वैसे वो जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग करके वो बदला भी पूरा कर लेंगे। तो आपको समझ में आया दो चीजें? समझा? यस सर। एग्जैक्टली समझ में आया? समझ में आया? तो मेन, वरना जम्मू कश्मीर में अटैक करके वैसे भी जो पाकिस्तान कुछ कर नहीं लेगा, और हमारा जितना पैसा जम्मू कश्मीर अटैक करने में खर्च होता है, वैसे ऑलरेडी इतना खर्चा होता है हमारी सिक्योरिटी में। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के बारे में हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट, फिकर? ठीक है। तो जितना भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, आप सबका एग्जांपल अगर आपको कहीं पे पता चलता है कि हाँ ISIS रिलीजियस टेररिज्म था, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं था, हाँ भले उसको फंडिंग कहीं और से आती थी, अलग बात है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ये मैप में देख लेते हैं कुछ आतंकवादी संगठन, जैसे कि यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से एक्टिव है। लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिजबुल मुजाहिदीन है, हरकतुल मुजाहिदीन है, अल बदर है। और ये नाम आपको याद होने चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और आप उसे बाकायदा टेररिस्ट ग्रुप करने की बजाय ऐसे ग्रुप्स के नाम लिखोगे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपका जो नॉलेज है वो डिटेल्ड नॉलेज है, ठीक है। हर जगह टेररिस्ट ग्रुप यूज़ करने की बजाय ग्रुप्स के नाम लिखना स्टार्ट करोगे, तो इससे क्या होता है कि आपको उस सामने वाले को ये समझ में आता है कि हाँ आपके पास डिटेल नॉलेज इसका पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप है, लेकिन हम इनको सेपरेटिस्ट नहीं बोल सकते। क्यों से नहीं बोल सकते, इनको टेररिस्ट नहीं बोल सकते? क्योंकि ये हमारे इंडिया के ही लोग हैं। देखो, टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट में दो डिफरेंस होता है। टेररिस्ट जो होते हैं वो उस कंट्री के, इंडिया के भी हो सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया के भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो सेपरेटिस्ट होते हैं, जो अलग से, सेपरेटिस्ट का मतलब उनकी अलग अलग डिमांड होती है, वो हमेशा इंडिया के ही होते हैं। समझ में आया? तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। टेररिस्ट क्या हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं और वो फॉरेनर भी हो सकते हैं। लेकिन जो सेपरेटिस्ट होते हैं वो ऑलवेज इंडियन होते हैं। टेररिस्ट का जो इंटेंशन होता है वो कभी भी पैसा नहीं होता, या फिर कुछ जो बोलते हैं कि वो उनकी डिमांड ऐसी नहीं होती कि हमको ये दे दो, ऐसा नहीं। वो
पूरे के पूरे कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, जबकि जो सेपरेटिस्ट होते हैं उनकी कुछ डिमांड होती है। डिमांड कैसे, कि हमको भी सरकारी नौकरी चाहिए, हमारा जो ज़मीन हड़पा गया उसके लिए कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, हमारे लिए अपना बोलते हैं ना कि जो अगर कहीं पे कोयला निकलता है किसी की ज़मीन से तो वो कोयले पर हमारा भी हक होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को उसमें हमको शेयर चाहिए, ऐसे कुछ डिमांड्स होते हैं, ठीक है। वो अपने हक की लड़ाई इनकेस बोल सकते हो लड़ते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं दे आर, उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं होती, वो पूरी तरह से उसको डोमिनेट करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट में हमेशा डिफरेंस समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। कभी भी किसी भी सेपरेटिस्ट ग्रुप को टेररिस्ट मत बोलना, वरना आपके सारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे। जैसे नक्सलिज्म है, वो भी वायलेंस करते हैं, वो भी सपोर्ट वायलेंस का लेते हैं, लेकिन हम लोग उनके अगेंस्ट में अपनी जैसी आर्मी यहाँ पे यूज़ करते हैं वैसा यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ए टेररिस्ट, दे आर अ सेपरेटिस्ट। वो हम इंडिया के ही, भारत माता के ही बच्चे हैं, और वो अपनी कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से नाराज़ हैं, और उनको हमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके साथ और वो निगोशिएशन टेबल पर बैठ के बात करना चाहते हैं। टेररिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करते, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये टेररिज्म हमारे खाली कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और कहीं पे टेररिज्म नहीं है। जहाँ पे जितने भी ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूँ दे आर जस्ट अ सेपरेटिस्ट ग्रुप, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉज ऑफ टेररिज्म देखते हैं, टेररिज्म के कॉज क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है साइकोलॉजिकल कॉज, ठीक है। साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है, कोई बता सकता है साइकोलॉजिकल कॉज? साइकोलॉजिकल कॉज बता सकते हो? साइकोलॉजिकल कॉज का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी के घर में किसी ने टेररिज्म में किसी पूरा फैमिली को मार दिया गया, कोई एक बच्चा बच गया, ठीक है, या तो किसी ने किसी के साथ एट्रोसिटीज़ की, कभी कल को आर्मी वालों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में किसी एक बंदे के ऊपर क्या किया, एट्रोसिटीज़ कर दी, उसको बिना वजह के मार दिया, तो उसका छोटा भाई होगा, क्या बनेगा बाद में, टेररिस्ट बन जाएगा, और टेररिस्ट बन के क्या करेगा, फिर वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल कॉज, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल कॉज, ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हो, जब लोगों के पास पैसा नहीं, जैसे कि आप ही सपोज करो आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आप जॉब ढूंढने गए, जॉब नहीं मिला, तो अब थक हार के क्या किए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, ठीक है। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिलता है, या किसी को भी जॉब नहीं मिलता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसकी घर की हालत अगर ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो सोचता है कि मुझे कैसे भी पैसे आए, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन के ख़राब होने के कारण क्या होता है कि टेररिज्म डेवलप होता है। इसके पहले ऐसा मानना था कि गरीबी जहाँ पे ज़्यादा रहेगी वहाँ पे टेररिज्म रहेगा, लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया आईएसआईएस के जब सिचुएशन में ऐसा लगा था कि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे आईएसआईएस में ज्वाइन होने के लिए, जबकि क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, जो अमीर कंट्री में अमीर घर के लोग थे वो ज़्यादा करके अपना वहाँ पे गए और ज्वाइन हुए, ठीक है, जबकि इंडिया से सिर्फ 4 लोग ही गए थे अभी तक के जो रिकॉर्ड के हिसाब से देखा गया है, अंडरस्टैंड। तो ये भी एक कंडीशन, एक रीज़न हो सकता है टेररिज्म के लिए। डिमांड फॉर समथिंग, यानी कि टेररिस्ट लोग क्या मांगते हैं, कुछ डिमांड मांगते हैं। अभी डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दो, जबकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग करो, लेकिन जो बाहर के टेररिस्ट है वो डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को। तो इनकी डिमांड, उस डिमांड के लिए भी टेररिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो हमारा IC 814 जो हाईजैक हुआ था प्लेन, उसमें डिमांड क्या रखी गई थी, 4 आतंकवादियों को छोड़ो। तो कुछ डिमांड की वजह से भी टेररिज्म को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। यूज़ ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो आज का सबसे बड़ा रीज़न है टेररिज्म फैलाने का, यूज़ ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब रिलीजन के में क्या होता है कि उनको बचपन से ही ये सब चीज़ों को तालीम दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या आवाज आ रहा है आपका? क्या हो रहा है, हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज ब्रेक होकर आ रहा है, ब्रेक होकर आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ सर, पर वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंस के बारे में जो आप बता रहे थे, अच्छा तो ठीक है, वो नेटवर्क इशू है। आपका आवाज ब्रेक हो गया तो बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, वो एक्चुअली कैसा है नेटवर्क, आपके देखो अभी आप भी बोल रहे हो ना, तो मुझे ऐसा समझ सा खींचा हुआ आवाज़ आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट वो नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंस का फिर से एक बार देख लेते हैं कि कहने का मतलब क्या है, कि मैं जैसे बता रहा था कि आप अगर ग्रेजुएशन करते हो
तो उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलता तो आप कैसे भी दिल पे पत्थर रख के बोलोगे ठीक है अभी जॉब नहीं मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। ठीक है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है और घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो आप ये सोचते हो, तब आप इस बात को नहीं सोचते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको इससे सिर्फ मतलब होता है कि पैसा आना चाहिए, फिर चाहे वो गलत से आए या सही से आए। तो इस तरह से भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा जो स्टोन पेल्टिंग होती है, उसमें एनआईए की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग के पीछे मेन रीज़न था अनएम्प्लॉयमेंट। लोग, वहाँ के लोग बेरोजगार थे। बेरोजगार होने के कारण कैसा है कि वो लोग क्या करते थे, 500 रुपये, 1000 रुपये दिन के हिसाब से क्या करते थे, पत्थर मारते थे। ठीक है, सो दिस इज़ अ कंडीशन। और ये सिर्फ एनआईए ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस बात को रिवेल किया कि वहाँ पे बेसिकली टेरर फंडिंग होती थी, बाहर से पैसा आता था और इनको जानबूझ के वहाँ के यूथ को पैसे दिए जाते थे कि आप क्या करो, इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंको। ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो जाता था कि पहले से ही वहाँ पे इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में उनको भड़काया गया है। दूसरी चीज़ क्या किया गया है कि जब पैसे मिल जाए तो वो काम करना, सब लोग काम करने के लिए एक्सेप्ट हो जा कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल, ठीक है, रीजन है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बात कर रहा था, डिमांड फॉर समथिंग मैंने आपको शायद बता ही दिया, डिमांड फॉर समथिंग क्लियर है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या, यूज ऑफ रिलीजन। यूज ऑफ रिलीजन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, वो बोलते हैं कि हम लोग सुपीरियर है। जैसे कि जो जो स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजन क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। ठीक है, हम लोग सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और बाकी के जो लोग हैं दे आर अनटचेबल, आर या तो फिर वो ख़राब है। और उनको ये भी बताया जाता है कि आपको जिहाद करना है, आपका धर्म खतरे में है। ठीक है, जबकि धर्म कभी भी खतरे में किसी का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि इंसान से धर्म है, धर्म से इंसान नहीं है। कोई भी रिलीजियस है, अगर इंसान जिंदा है तो रिलीजियस जिंदा है, राइट। क्यों? क्योंकि इंसान ही ऐसा है जो ऐसे रिलीजियस वाले चीज़ों को मानता है। जिस दिन इंसान खत्म हो जाएगा उस दिन कुत्ते, बिल्ली, जानवर ये लोग किसी भी रिलीजियस को नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक रिलीजियस है, और जिस दिन इंसान खत्म होगा रिलीजियस भी खत्म होगा। और आपको शायद पता होगा रिलीजियस को बचाने के लिए कुछ पागल लोग इंसानों को मार रहे हैं। अब आप सोचो कि क्या फंडा हो सकता है, उल्टा ही कर रहे हैं कि नहीं। इंसान को जिंदा रखोगे तो रिलीजियस जिंदा होगा, लेकिन रिलीजियस को जिंदा रखने के लिए लोग इंसान को ही मार रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लोग कंसेप्ट को समझ नहीं रहे। इंसान से बढ़ के जब रिलीजियस हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें सिचुएशन आने लगती है। ऑर्थोडॉक्सिज्म, ठीक है, चाहे वो हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म, हर जगह पे अगर ऑर्थोडॉक्स कोई होता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, ठीक है, जैसे कि आप आज देख ही रहे हो फ्रांस में क्या हो रहा है। तो रिलीजियस का यूज़ करके कहीं पे भी ये अटैक किया जा सकता है। ठीक है, और लैक्स ऑफ एजुकेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, एजुकेटेड नहीं है और कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है तो उसको उनका माइंड वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल क्या देता हूँ कि अब मेरी मॉम है, ठीक है, थोड़ा सा वो उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक बात पूछती है मेरे से, पहले पूछती थी कि मम्मी को मैं पूछता था कि दिन और रात क्यों होता है, तो मम्मी बोलती थी कि दो सूरज है। ठीक है, एक दिन के लिए मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे दिन होता है तो दूसरे के यहाँ पे, हर कंट्री का अपना अपना सन होता है, ऐसा उनका मानना था। तो बाद में मैंने उनको कंसेप्ट क्लियर किया कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कैसा है अभी भी वो बात को नहीं मानती हैं। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन नहीं होगा, चीज़ें समझ में ज़्यादा नहीं आएंगी, तब क्या होगा कि टेररिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन में आप डाल सकते हो रोहिंग्यास को। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज टेररिज्म गोइंग। ठीक है, टेररिज्म कहाँ जा रहा है? आप देखोगे आज हर टाइप का टेररिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक है एनवायरमेंटल टेररिज्म। एनवायरमेंटल टेररिज्म क्या है? एनीवन? एनवायरमेंटल टेररिज्म, ठीक है, तो एनवायरमेंटल टेररिज्म का मतलब क्या है? जैसे कि चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो इंडस्ट्रीज है इन सब फैक्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है ये एनवायरमेंटल टेररिज्म में क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आईएसआईएस ने क्या किया था। आईएसआईएस ने क्या किया था, जब इराक के ऊपर अटैक किया था, इराक के ऊपर अटैक किया था तो क्या हुआ था वहाँ पे, उसने 3 या 4
तेल के कुएं थे उनको पे उनमें आग लगा दी थी। अब आग लगा दी थी, उससे क्या हुआ था कि वो कुएं करीबन महीनों तक जलते रहे, महीनों 2 महीने तक जलते रहे। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे आज भी देखोगे तो एसिड रेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे सब सिस्टम वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने देखने शुरू हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या हुआ था कि आईएसआईएस को ख़त्म करने के लिए आपने देखा होगा रशिया ने क्या किया था, वाइट फास्फोरस का यूज़ किया था, वाइट फास्फोरस का यूज़ किया था। और उसकी वजह से भी वहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फास्फोरस कंटेंट मिलता है। क्या हो रहा है, टेररिज्म की वजह से एनवायरनमेंट में भी टेररिज्म आ रहा है, ठीक है। कल्चरल टेररिज्म, कल्चरल टेररिज्म क्या होता है? कल्चरल टेररिज्म में जैसे कि होता है क्या है कि आपने अगर आप न्यूज़ देखा होगा, कुछ रिलीजियस के लोग क्या करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, ठीक है। जो ओल्ड ओल्ड जो ये हैं मोनोमेंट्स है उनको तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और रिलीजियस के ऊपर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पे अपना ये था, हड़प्पा सिविलाइजेशन था ना, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारे मूर्तियाँ मिली थी और बहुत सारे जो अपना ये होता है वहाँ पे जो ऐसा मोनोमेंट्स होते हैं लिखे हुए वो थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया जस्ट बिकॉज वहाँ पे बुद्धिज़्म को वो किया गया था। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है कि कल्चर टेररिज्म का मतलब क्या, सामने वाले रिलीजियस में जो भी कल्चर फॉलो होते हैं उसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, इट इज़ ऑल्सो कल्चरल टेररिज्म आता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया कल्चर टेररिज्म? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल, न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। अभी क्या हो रहा है, टेररिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक टेररिस्टों के हाथ में अच्छा है न्यूक्लियर बम नहीं आया। जिस दिन टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यूक्लियर बम बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उस दिन जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है, घुटने टेकने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें केमिकल टेररिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है, और बायोलॉजिकल टेररिज्म। जैसे कि अब अगर आप देखोगे तो कोरोना क्या है, बताओ कोरोना कैसा टेररिज्म है? सर बायोलॉजिकल है। यस, तो कोरोना क्या बायोलॉजिकल टेररिज्म है। अभी हो सकता है ये गलती से हुआ हो या फिर जानबूझ के हुआ, लेकिन इससे एक चीज़ तो वर्ल्ड में पता चल गई और सबको ये बात दिमाग में आ गई कि कल को फिर से दुनिया को अगर झुकाना है तो बायोलॉजिकल वेपन्स सबसे अच्छा, बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं होता है, खाली एक बार स्प्रेड करना होता है और आप क्या कर सकते हो, पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला सकते हो। जैसे कि अब ये चाहे गलती से हुआ है, चाहे ये आपका बोलते हैं ना कि जानबूझ के हुआ है, लेकिन एक नया वेपन डेवलप करने का कंसेप्ट दुनिया के सामने आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? अब हर सभी लोग क्या चाहेंगे कि कुछ ऐसा वायरस बनाया जाए जो कि किसी कंट्री को मजबूर किया जा सकता है, जिससे किसी कंट्री को मजबूर किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ टेररिज्म यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद साइबर टेररिज्म तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। हेलो, म्यूट कर लो, कुछ पूछना है? ठीक है। तो अब ऐसा सोचो मत कि अभी जो कोविड के जो साथ जो ये हुआ है, जो कोविड वायरस आया है, जो अपना चाइना वायरस है, वुहान वायरस, अब ऐसे हमले आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। या तो इसकी वैक्सीन बनाए, लेकिन ऐसे वायरसेस का जो अटैक है पहले, इसके पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऐसे अटैक्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है और हर कंट्री अब देखो बायोलॉजिकल वेपन्स बनाएगी। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि इससे बिना किसी नुकसान के किसी भी कंट्री को घुटने पे लाया जा सकता है और अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी कंट्री को लाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो आने वाले फ्यूचर में आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? अब एक और नया सर साइबर टेररिज्म का एग्जांपल कुछ बताएंगे? साइबर टेररिज्म अभी मैं उसके तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं ना, मैं अभी यहाँ पे न्यूक्लियर तो बायोलॉजी पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो आप अगर ये जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो आप बोल सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में ये एक वेपन की तरह यूज़ किया जाएगा और फ्रीक्वेंट यूज़ हो सकता है इसका, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को जहाँ अभी साइबर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अब बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स या फिर नए नए टाइप के अपना बैक्टीरियाज को डेवलप करना पड़ेगा जो कि ऐसे वायरसेस को ख़त्म कर सके। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का आपने देखा ही होगा कि साइबर टेररिज्म क्या है। आज अगर आपने देखा होगा कि आईएसआईएस इतना ज़्यादा डेवलप क्यों हुआ, ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल था, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल था, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको फिजिकली ग्राउंड पे जाके किसी को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं, वो क्या कर रहा है,
ऑनलाइन लोगों को अपने वीडियोस, अपने आइडियोलॉजी को दिखा के रिक्रूट कर रहा है, ठीक है, और वो डायरेक्टली वहाँ से कम्युनिकेशन करके डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जा रहा है। इससे क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी लोग उनको अरेस्ट नहीं कर पाते, और क्या होता है कि इसको काउंटर नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज जो साइबर टेररिज्म है, आप देखोगे बीच में क्या हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में सारे बैंकिंग फंक्शन को हाईजैक करके वो लोग, जो टेररिस्ट लोग थे, वो लोग बिटकॉइंस की डिमांड कर रहे थे। हैकर्स क्या कर रहे थे? बिटकॉइंस की डिमांड कर रहे थे, और किसी भी कंट्री के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसको बिटकॉइंस को डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे इतना पैसा ला के दो, तब जाके हम आपके साइबर अपना वेबसाइट उसको छोड़ेंगे। आज पूरी दुनिया जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतना ज़्यादा खतरा भी बढ़ रहा है साइबर अटैक का, ठीक है। आप आए दिन देखते हो कि यहाँ पे साइबर अटैक हुआ, और साइबर अटैक कहीं फिजिकल अटैक से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी के सैटेलाइट पर साइबर अटैक किया और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उससे क्या होगा, उस आपको पता है कि आज आने वाले जितना भी वेपन्स होते हैं, आर्मी का मूवमेंट होता है, वो सब सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। अगर वो सैटेलाइट ही खराब हो गया तो आर्मी अंधी हो जाएगी, ठीक है, और उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कि देश 90% कमज़ोर हो चुका रहेगा, उसके ऊपर अटैक करना ज़्यादा आसान होता है। अंडरस्टैंड? तो साइबर टेररिज्म इज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू टेररिज्म, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम क्रिएट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सर बोलिए। सर ये अभी रिसेंटली जो यूएसए में एक बहुत बड़ा साइबर ये हुआ था कि व्हाइट हाउस के सारे, मतलब कोई तो एक ग्रुप था जिन्होंने व्हाइट हाउस के सारे सिस्टम्स को हैक किया था, कुछ तो ऐसा हुआ था ना। हाँ तो वो आएगा क्या इसमें? हाँ, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। इसका एग्जांपल होगा वो? एग्जाम्पल देखो, मैं बता देता हूँ। जो आप बता रहे हो ना, क्या हुआ था कि अपना ये है अपना अमेरिका में क्या हुआ था कि एक ग्रुप है, उसने एक मूवी बनाई थी। उस मूवी में नॉर्थ कोरिया है जो ना, नॉर्थ कोरिया के जो पहले वाले किंग हुआ करते थे, राइट, जो पहले वाले किंग हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में उनको दिखाया गया था, उनको उनके बारे में बहुत गलत बोला गया था। तो इस बात का जवाब देने के लिए नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने क्या किया, यूएसए के वेबसाइट को हैक कर लिया। ना सिर्फ यूएसए के वेबसाइट को हैक कर लिया, जबकि बल्कि वो जो मूवी बनाने वाले लोग थे, उनका वो सोनी एक्चुअली यूएसए की कंपनी है, राइट। तो सोनी एक्चुअली यूएसए की कंपनी नहीं है, लेकिन सोनी वहाँ पे उसका बड़ा हब हाँ था। सर, सोनी यूएसए की नहीं। हाँ, सोनी का बड़ा हब वहाँ पे है। ये मूवी बना रही थी, तो सोनी के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया। उन्होंने सीधा सीधा डिमांड रखा, ये मूवी रिलीज आप नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग ये पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे। और कई महीनों तक उन्होंने इनके सिस्टम को हैक करके रखा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं साइबर अटैक, साइबर टेररिज्म बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं साइबर टेररिज्म है। सर मतलब टेररिज्म, साइबर टेररिज्म है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई टेररिस्ट ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। टेररिज्म का मतलब क्या है? डर पैदा करना। टेररिज्म का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, डर पैदा करना, ठीक है। डर पैदा करना का जैसे कि अभी अभी ओके सर। रिसेंटली आपने सुना क्या ये हुआ, एक साउथ कोरिया में एक बंदा पकड़ा गया। तो साउथ कोरिया में एक बंदा पकड़ा गया, इसलिए अब यहाँ पे आप लोग गर्ल्स हो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साउथ बहुत दुनिया का सबसे खतरनाक, बोलते हैं ना कि ये था। ये क्या करता था कि टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया था उसने। टेलीग्राम पे चैनल बनाने के बाद क्या करता था कि वो ऑफ़र करता था कि हाँ हम लोग ये मूवी बनाने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए मॉडल्स चाहिए, ठीक है। फिर उसमें मॉडल्स को बोला जाता था कि बोल्ड सीन है, ये है वो, या फिर जो भी जिसका जैसा इंटरेस्ट हो वैसा, उससे उसके पहले पिक्स मंगाए जाते थे, राइट। पिक्स मंगाए जाते थे, फिर वो पिक्स को क्या किया जाता था, उसी पिक्स का इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था, और ब्लैकमेल करके उनके साथ बोला जाता था कि आप अपने, बोलते हैं ना कि न्यूड फोटो का वीडियो बना के भेजो, ठीक है। उनको फोर्स किया जाता था कि अपने ब्रदर्स के साथ सेक्स करो, उसका वीडियो बना के भेजो, पब्लिक सेक्स करो, उसका वीडियो बना के भेजो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता था, और इसमें मेनली अपना जो 8th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड की लड़कियां ज़्यादा रहती थी, क्योंकि वो छोटी होती थी, उनको उनको डराना बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था। अंडरस्टैंड? तो इससे क्या हुआ कि यहाँ तक कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे इंसेक्ट्स को, बहुत सारे जानवर्स को एंटर करके उसका वीडियो बना के भेजना के लिए फोर्स किया गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, फिर बाद में उनको मजबूर किया जाता था कि आप क्या करो, सुसाइड कर लो, ठीक है।
सुसाइड क्राइम करो और उसका भी वीडियो बनाओ। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअली जो बंदा था सिर्फ 22 साल का ही था, लेकिन इसके पहले बहुत सारे ग्रुप ऐसा करते थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आज ऐसे भी बहुत सारे, आपका लैपटॉप बंद होने के बावजूद भी आपके प्राइवेट जो फोटोज होते हैं, पिक्स होते हैं या फिर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपसे छीन लिए जाते हैं या फिर आप हैक कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपने कितनी भी बड़ी गलती की हो, हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है। अंडरस्टैंड? तो आप किसी के दबाव में आके कुछ नहीं करोगे। ठीक है, कि हाँ मेरे फैमिली को बता देंगे या ऐसा कर देंगे। ठीक है, एक टाइम फैमिली ऐसी होती है, माँ बाप ऐसे होते हैं कि आपने कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती की होगी वो माफ़ कर देंगे आपको। ठीक है, तो बेटर है कि दूसरे के दबाव में आके कुछ गलत करने से अच्छा है आप खुद ही अपनी फैमिली को बता दो कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। ठीक है, तो या फिर अपने दोस्तों को बताओ, किसी ना किसी के साथ शेयर करो इसको। ठीक है, वो कितना भी धमकी दे, मैं इसको बता दूंगा, आपके हस्बैंड को बता दूंगा, आपके बॉयफ्रेंड को बता दूंगा, आपके वाइफ को बता दूंगा, इट्स ओके, वो फैमिली है, उनको एक बार आप समझा सकते हो। लेकिन इनके साथ आप जो करना स्टार्ट करोगे, गलत काम वो जैसा बोलेंगे वैसे करना स्टार्ट करोगे, तो ये बहुत बुरा हो जाएगा और इसका एंड हमेशा बहुत गंदा होता है। ठीक है, तो बेटर है कि बी प्राउड। ठीक है, प्राउडली, या फिर कहने मतलब क्या है कि एकदम फ्रैंक होकर अपने घर वालों से बता दो, अगर किसी सिचुएशन में आप फंसते हो। कोई भी चीज़ दुनिया में इतनी घिनौनी नहीं है कि आप अपने फैमिली से नहीं बता सकते। कुछ भी किया रहे अपने, हर चीज़ आप बता सकते हो अपनी फैमिली से, और आपकी फैमिली ऐसी है जो आपको माफ़ कर देगी और आप बाकी गलत कामों से बच जाओगे। अंडरस्टैंड? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जो हमले हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप प्लीज़ केयरफुल रहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो प्राइवेट पिक्स होते हैं वो प्लीज़ अपने मोबाइल में तो मत ही रखिए। ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि आप डिलीट तो करते हो लेकिन वो फिर कभी डिलीट नहीं होता। आपको शायद पता होगा, दुनिया में आपने अगर कोई भी एक पिक की क्लिक की है, कोई भी गलती से भी अगर कोई पिक क्लिक की है और आपने उसको डिलीट भी कर दिया है, तो भी वो कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं पे वो स्टोर होती है। ठीक है, वो बात अलग है कि वो कभी आपके लिए वो तकलीफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो मैप दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, दिख रहा है आपको? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, पूरी दुनिया में जहाँ पे टेररिज्म होता है उसका कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टेररिज्म डेवलप्ड कंट्री में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको डेवलपिंग कंट्री या गरीब कंट्री में देखने को मिलेंगे। दिख रहा है आपको? देखो ये वाला गरीब कंट्री वाला एरिया है। ठीक है, पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया गरीब कंट्री होगा, या तो फिर वहाँ पे रिलीजन जो होगा ना, जो अपना धर्म होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा वहाँ पे रिलीजन, और वहीं पे आपको टेररिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि टेररिज्म का बोलते ना कि चोली दामन का साथ है, रिलीजन है तो टेररिज्म है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, अब जो टेररिज्म पूरी दुनिया में अटैक हुआ उसमें आप देखो, लास्ट यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया आप देख ही रहे हो। ठीक है, इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि अगर आपके बाजू में आग लगी है तो थोड़ी बहुत तो टेम्परेचर आपका भी गर्म होगा। मैंने कहने मतलब है आपको भी उसका आँच आपको भी सहनी पड़ेगी। ठीक है, दिख रहा है? तो ये पूरा का पूरा यह हब बना है, ये पूरा अब ऐसा समझ लो कि एशिया पूरा का पूरा टेररिज्म का हब हुआ है, बन चुका है हब। ठीक है, सो दिस इज अ हब ऑफ द टेररिज्म। तो एक बार ध्यान से देख लो कि कैसा टेररिज्म कहाँ पे होता है, और ये टेररिज्म स्टार्ट हुआ था अफगानिस्तान से, और आज देखो कहाँ तक फैल गया, पूरी दुनिया में फैल चुका है। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है इराक का आईएसआईएस अटैक आउटसाइड इराक एंड सीरिया। ठीक है, इराक और सीरिया के बाहर आईएसआईएस का अटैक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली जो आईएसआईएस था वो इराक में बना था, यहाँ पे अटैक करते हुए आज आप देखोगे आईएसआईएस का अटैक आपको यहाँ पे भी, अमेरिका में भी देखने को, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री है वहाँ पे भी आईएसआईएस का अटैक आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी आपने देखा होगा। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, जो रेड है वो क्या दिखाते हैं, आईएसआईएस के थ्रू कैरेट किया। ठीक है, ये जो रेड है डायरेक्टली आईएसआईएस के लोगों ने किया है, और जो मैं आपको उल्फ अटैक की बात कर रहा था, अलोन अटैक या उल्फ अटैक की बात कर रहा था, वो जो ब्लू वाले वो मेंशन करते हैं कि वो आईएसआईएस की आइडियोलॉजी को से इंस्पायर होकर क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में अटैक करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलो आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। अच्छा, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट हो सकता है जरा बताओ।
टेररिज्म, सर डिस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट, मास डिस्ट्रक्शंस होते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाती है। किसकी? डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाती है। क्यों डेवलपमेंटल ग्रोथ क्यों रुक जाएगी? सर क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेररिज्म जब हम लोग करते हैं तो हम लोग के बहुत सारे प्रेशियस जो मैन पावर होता है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, तो जिस वजह से हम लोग को डेवलपमेंट में मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए वो टेररिज्म में चला जाता है, तो डेवलपमेंट में भी बहुत असर आता है। नहीं, हाँ ये भी है। चलो और कुछ? और कुछ? देखो, जब आपके देश में टेररिज्म होगा ना, तो यस यू आर राइट, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, राइट। डेवलपमेंट रुकने के पीछे रीज़न आपका जो आपने बोला कि प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का नहीं नुकसान होता है, लोगों की जान चली जाती है, ये सब हो जाता है। लेकिन आपको पता है इससे बहुत बड़ा नुकसान कब होता है? जैसे ही आपके यहाँ पे अटैक होगा, एक टेररिस्ट अटैक होगा, तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी, ठीक है। और जब ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, तो वर्ल्ड के लोग, सपोज करो कुछ लोग ये चाहते थे कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के लोग अपने ही लोगों को सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर कल मैं कोई आउटलेट खोलता हूँ, कल मैं ये करता हूँ, तो क्या मेरा वो आउटलेट जो भी होगा या फिर मेरा जो कंपनी है वो सिक्योर रहेगा कि नहीं? यानी कि मेरा जो पैसा जाएगा वो बर्बाद होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि मेरा जो लाइफ है वहाँ पे लाइफ को खतरा है। अब आप बताओ, कितने भी बड़े बिजनेसमैन रहोगे आप लोग, अगर वहाँ पे आपको जान का खतरा है, तो क्या आप वहाँ पे कोई ऐसा कंपनी खोलने की तो सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे, ठीक है। बोलोगे ठीक है थोड़ा पैसा कम कमाएंगे, लेकिन हम लोग जहाँ पे सेफ होगा वहीं पे हम अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे सबसे बड़ा सेटबैक यही लगता है कि जब आपके यहाँ पे एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, एक भी टेररिस्ट अटैक होता है, तो आपको वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने से डरता, ना सिर्फ उस कंट्री के बाहर के कंट्री के लोग, बल्कि उसी कंट्री के लोग। जैसे कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेस मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते? क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है उनको, ठीक है, उनके कंपनी को उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, वहाँ के लोगों में टेररिज्म है। इससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आएगा। डेवलपमेंट नहीं आएगा तो वहाँ पे जॉब नहीं मिलेंगे, और जब वहाँ पे जॉब नहीं मिलेंगे तो वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। कुछ जम्मू कश्मीर का रीज़न क्या था कि कुछ जो आर्टिकल नंबर 370 था, वो भी एक तरह से एक बैरियर था वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन फिर भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स और छोटे मोटे बिजनेसमैन भी वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज वहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से जो आपको सबसे बड़ा, जो पहली बात तो आपका वर्ल्ड में इमेज खराब होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कैसा है कि आपको एक कमज़ोर देश समझा जाता है, यानी कि वीक कंट्री समझा जाता है जो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहा है। तीसरी चीज़ क्या होता है कि जब ये खतरे से खाली नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा कि आप जब खतरे से खाली नहीं है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और चौथी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ना सिर्फ बाहर के लोग बल्कि इंडिया के लोग भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे अगर इंडिया में टेररिज्म होता है तो। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो आपने देखा होगा 2008 के बाद हमारे इंडिया में बहुत रेयरली एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मोस्टली जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो इंडिया में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई। 2012 में वही संकट मोचन वाला हुआ था, उसके अलावा और भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई। तो आपने देखा होगा कि पहले से ज़्यादा कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गई हैं, ठीक है, और इंडिया को एक स्ट्रांग कंट्री समझा जाता है। लेकिन इसके पहले 2008 से पहले इंडिया को गिनती में नहीं रखा जाता कि वो स्ट्रांग कंट्री, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली टेररिस्ट अटैक होते रहते थे। 1993 का बम ब्लास्ट ले लो, ठीक है, उसके बाद 2006 का ट्रेन ब्लास्ट ले लो, 2008 का मुंबई अटैक ले लो, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट हमले होते रहते थे, इससे क्या होता था कि इंडिया की जो इमेज है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे ख़राब होती थी। और अब जब आप कमज़ोर रहोगे तो आप ही बताओ क्या आपकी कोई सुनेगा? कोई नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में अगर आपको सुनाना है तो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, पैसा और पावर, ठीक है। पैसा और पावर रहेगा तो वर्ल्ड के लोग आपकी बात सुनेंगे। आज आप इंडिया के बहुत सारे कंट्री आपके दोस्त हैं, तो उसके पीछे मेन रीज़न है उनको इंडिया में प्रॉफिट दिखता है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है। दूसरा चीज़, वो पता है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे, जैसे मैंने बताया था कि
जापान को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका बहुत सारे कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो बाकी कंट्री के लोग अमेरिका से सिक्योरिटी क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पावर है, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा पावर है, ठीक है, और पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि वो क्या करता, उसके यहाँ पे बम ब्लास्ट और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, रेप बम ब्लास्ट ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसकी वजह से क्या है, पावरफुल कंट्री है और बहुत सारे कंट्री उनके साथ सिक्योरिटी लेती है, ठीक है। अब धीरे धीरे उसी के नक्शे कदम पे इंडिया भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखो जापान में आज देखोगे तो 65% जो पॉपुलेशन है वो क्या है आपकी, अबो 65 ईयर्स एल्ड है, यानी कि बुढ़ी हो चुकी है। और जो बचे हुए पॉपुलेशन है उसमें जो यंग है वो लोग के अंदर सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सुसाइड की टेंडेंसी क्यों ज़्यादा होती है? जबकि जापान ने गरीबी देखी नहीं है। आपको पता है जापान में कोई भी गरीब आपको नहीं मिलेगा, हमारे जैसे गरीब, ठीक है। तो वहाँ पे अभी आपने रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो जापान में कोरोना से मरने वालों से ज़्यादा सुसाइड करके मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। कोरोना में जितने लोग मरे उससे कहीं ज़्यादा एक महीने में सुसाइड करके लोग मरे। और चाइना में तो ऐसा हालत है कि वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की नौकरी मिलती है। वो नौकरी ये है कि आपको नदी में से लाश निकालनी होती है। क्या होता है कि कोई खड़ा रहेगा, सुसाइड करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नदी में कूदना पड़ेगा और वहाँ से उसकी लाश को बाहर निकालना पड़ेगा। ये काम अलग से मिलता है वहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा सुसाइड्स होती है वहाँ पे कि अलग से एक जॉब क्रिएट करना पड़ा कि नदी में से लाश निकालो। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस और कितना ज़्यादा ये होता होगा वहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है, आपको पावरफुल बनना पड़ेगा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से। तो ये आपका इफेक्ट मैं बता रहा था। इफेक्ट में देखो क्या होता है, इफेक्ट में ये होता है टेररिस्ट अटैक्स आर चैलेंज द पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। ये बात सही है कि पीस प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री को चैलेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द टेररिस्ट अटैक्स हिंडर द न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने अभी जो बताया कि जो नया इन्वेस्टमेंट आने वाला था उसको रोक देते हैं। फिर चाहे वो इंडियन इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी रोक देते हैं, ठीक है। मे नॉट फाइंड द कंट्री टू सेफ। द फॉरेन इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि जो कंट्री है वो सेफ नहीं है, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो पहले ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके रहते हैं उसको भी विड्रॉल कर लेते हैं। दिस इज अ टर्न लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होगा, जब ऐसे कंपनियां बंद होने लगेगी इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप, सर जितना एम्प्लॉयमेंट, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जितने लोगों को चलो मैं ही बोल देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट के लिए रखना चाहिए उससे कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं होता। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सर ये होता है, हद से ज्यादा जब एम्प्लॉयमेंट जहाँ उतनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है हाँ? किसी जगह में। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में सर होता है ना। हाँ हाँ, वो नहीं होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग की और आप फॉर्म भर रहे हो क्लर्क के लिए, दिस इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ कि रेलवे की ग्रुप डी के लिए बहुत सारे पीएचडी, अपना क्या बोलते हैं, पीएचडी नहीं बट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए, यहाँ तक कि इंजीनियर लोग भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो लोग क्लर्क बन के काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपने फील्ड का जॉब मिल सके। अंडरस्टैंड? सो दैट इज, उसी को क्या बोलते हैं कि आपका जो एजुकेशन के हिसाब से अगर आपको काम नहीं मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये है द अटैक्स कॉज द राइज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, सही बात है, क्योंकि जब अटैक होगा तो ग्रोथ कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान में अगर
हम लोग को अफगानिस्तान हमसे क्या लेता है कि बहुत सारे गेहूँ चावल हमसे खरीदता है, लेकिन अब वहाँ पे डेली बेसिस पे अटैक होते रहते हैं, तो हमारा जो बोलते हैं ना कि गेहूँ चावल का पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है, जब डिमांड बढ़ी रहेगी और सप्लाई कम हो जाता है तो क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी एक कारण है। ठीक है, इन्फ्लेशन, टेररिज्म से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टूरिज्म आपका इफेक्ट होता है, जो आपका जीडीपी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। वो जो टूरिज्म वो पूरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। आज के टाइम बताओ कौन अफगानिस्तान घूमने जाता है, कौन पाकिस्तान घूमने जाता है? ठीक है, आप जाओगे तो कहाँ जाते हो? यूरोप जाते हो, ठीक है, यूएसए जाते हो, ठीक है, कनाडा जाते हो। लेकिन क्या कोई ऐसा दिखा है कि जो सोमालिया चला गया एज ए टूरिस्ट बन के? टूरिज्म घूमने के लिए जा रहे हैं तो सोमालिया जा रहे हैं भाई, ठीक है, मोगादेसू जा रहे हैं, युगांडा जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसकी ये तो इफेक्ट होता ही है, प्लस कैसा है, जो दो कंट्री के बीच में जो ये होते हैं रिलेशंस होते हैं, जैसे कि कल्चरल रिलेशन होता है, स्पोर्ट्स रिलेशन होता है, वो सभी खत्म हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? सो आपको समझ में आया? द प्लेयर्स फ्रॉम द कंट्रीज में नॉट बी विलिंग टू प्ले इन अदर, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान में श्रीलंका के लोग आए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। अब श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए तैयार नहीं। अब इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो नल बोलते ना कि ऐसा मतलब बिना काम के बैठे हुए हैं, क्योंकि जब प्लेयर्स को मैचेस होते रहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहता है, और वहाँ के प्राइवेट प्लेयर्स जैसे आसपास में जो स्टॉल लगाने वाले लोग हैं, टिकट बेचने वाले लोग हैं, इनको पैसा मिलता है, तो इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। इकोनॉमी बूस्ट होती है तो जो प्लेयर होता है उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा तो जो अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी, क्या वो पहले इनको पैसे कहाँ से देगा, अपने प्लेयर्स को पैसे कहाँ से देगा? प्लस उनकी फैसिलिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं मिलता उनको। अंडरस्टैंड? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अटैक्स में ऑल्सो कॉज अ कम्युनल क्लैशेस, ठीक है, सही बात है, होता है कि नहीं? अमॉन्ग्स द पीपल, टेंशंस अमॉन्ग्स द पीपल विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द लॉन्गर टाइम, यानी कि किसी ने अटैक किया तो कम्युनल क्लैशेस भी होने लगते हैं, राइट? जैसे कि आपने देखा ही होगा, कम्युनल क्लैशेस का मतलब रिलीजियस क्लैशेस होते हैं, एथनिकल क्लैशेस होने लगते हैं। ठीक है, उसने मारा इसलिए ऐसा होने लगता है। तो काउंटर टेररिज्म लेजिस्लेशन में थिंग्स में इन्फ्रिंज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड, हाँ, कि आपके फंडामेंटल राइट्स को भी हटा सकता है। आपको आप डायरेक्टली घर से बाहर, जैसे कि कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आधे साल तो मुझे लगता है कि नेट बंद ही रहता है। ठीक है, नेट बंद रहता है, और 1/3 तो ईयर तो खाली वहाँ पे आर्टिकल नंबर 44 अप्लाइड होता है, जिसको कर्फ्यू बोलते हैं। 40 एंड 44 अप्लाइड होता है। तो लोगों को अपने फ्रीडम, बीच में क्या हुआ था कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया गया था। तो लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं? गवर्नमेंट क्या करती है, सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इंटरनेट पर वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट्स है, ये सब भी बहुत ज़्यादा दाव पे लग जाता है। अंडरस्टैंड? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये थे आपका इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडियन लेजिस्लेशन ने कुछ एक्ट बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है, इसको बोलते हैं टाडा। टाडा, ठीक है, ये बना था 1985 से 1995 तक में। बेसिकली ये टाडा जो बना था, ये मुंबई में जो टेररिज्म हो रहा था, अगर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखोगे, या फिर वो कौन सा ये है मूवी है जिसमें संजय दत्त रहता है, तो वो मूवी में देखोगे तो बेसिकली टाडा के एक्ट के थ्रू ही वो काम कर रहा है। संजय दत्त को फायर, जैसा आपको शायद पता होगा, पुलिस को कहीं पे भी रिवॉल्वर यूज़ करने का राइट्स नहीं होता है, लेकिन संजय दत्त ने इतने फायर किए कि पूरा बिल्डिंग में छेद हो गया था। तो वो कैसे फायर कर पाए? इस एक्ट के थ्रू। इसमें पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, कि इसमें पुलिस वालों को ये बोला गया था कि अगर आपको ये जो लोग मिलते हैं तो आप शूट एंड साइड कर सकते हैं, यानी कि गोली चलाने का पूरा राइट्स मिल गया था इनको। ठीक है, तो टाडा टाडा कभी 1985 से 1995 तक हुआ, और इसका मिसयूज होने के कारण 1995 में इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, बेसिकली ये मुंबई में बना था। मुंबई में जो गैंग वॉर हुआ करता था उस टाइम पे, दाऊद इब्राहिम वाला सिस्टम हुआ करता था, उसको खत्म करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, टाडा। उसके बाद क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया 2004 2000 और 2002 2004। एक मिनट,
तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी 2002 से लेकर 2004 तक था, 2004 में ही खत्म हो गया। इसमें क्या हुआ था कि बिना किसी अरेस्ट वारंट की किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको 180 डेज तक बिना अपना जज के अपना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने खड़ा किए उसको 180 दिनों तक क्या किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है और उसके लिए वो अपने वकील से भी नहीं मिल सकता है और ना ही जेब बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद है अनलॉफुल एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इसको 2019 में अमेंड किया है। याद रखना, अनलॉफुल इसको बोलते हैं यूएपीए। ठीक है, यूएपीए में क्या हुआ था, देखो अभी इसको डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि ये करंट अफेयर का मैटर है। 1967 में बना था और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या किया जा सकता है, टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट को लगता है कि ये ग्रुप जैसे है, ये ग्रुप क्या है कि टेररिस्ट ग्रुप है या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग कर रही है, तो ऐसे ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया जा सकता है और उनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है और उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस जो 1967 में जो एक्ट बना था इसमें एक बात का एक लूपहोल था। लूपहोल क्या था कि इसमें किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, किसी ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, उसकी संपत्ति को क्या कर सकते हो, उसका जो प्रॉपर्टी होगा उसको क्या कर सकते हो, आप अटैच कर सकते हो। अटैच मतलब छीन सकते हो उससे। ठीक है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, अपने साथ अटैच करने का मतलब अब उसको सील कर देना होता है। ठीक है, अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हुआ क्या था कि अब तक जो हाफिज सईद था, आपने देखा होगा अब तक हम लोग क्या होता था, जो हाफिज सईद था, हाफिज सईद जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको हम लोग बार बार यूएसए से रिक्वेस्ट करते थे कि आप इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करो। हम लोग फ्रांस से रिक्वेस्ट करते थे कि आप इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करो। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे थे, जबकि हम लोग उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। हम लोग दूसरे कंट्री को बोल रहे थे कि आप डिक्लेयर करो, आप डिक्लेयर करो। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन हम खुद उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्ट नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसमें हम एक इंडिविजुअल को क्या कर सके, टेररिस्ट डिक्लेयर कर सके। इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019 में इसको चेंज किया और बोला कि अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या ऐसा नहीं बल्कि इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसी ग्रुप को अमेंड करके, इसी लॉ को अमेंड करके गवर्नमेंट ने हाफिज सईद को क्या किया, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को किसी कंट्री से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर ये बताना है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा टेररिस्ट है, तो सबसे पहले ये वो होता है कि आप तो उसको डिक्लेयर करो टेररिस्ट, तब तो यूनाइटेड नेशंस को डिक्लेयर करेगा या इंटरपोल उसको डिक्लेयर करेगा। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटी 1967 में ये अमेंडमेंट किया गया 2019 में। और अब क्या बोला गया है कि ना सिर्फ ग्रुप बल्कि इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, बल्कि उसके जो जितने भी प्रॉपर्टी, अभी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट के साथ अटैच किया जा सकता है। अटैच करने का मतलब गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी उसके साथ अटैच की जा सकती है। सो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा एक मकोका का नाम सुना होगा आपने, मकोका। उसके बाद ककोका। ठीक है, मकोका जो था ये था महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम। ठीक है, एक्ट। एंड इसके साथ साथ इसी को देखा देखी कर्नाटका ने भी बनाया था, कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, मकोका बेसिकली टेररिज्म के लिए नहीं थे, बेसिकली किसके लिए थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, जैसे किडनैपिंग, रैंसमिंग, ठीक है, ड्रग पैडलिंग, ये सब चीज़ें क्या था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि एजेंसीज कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एजेंसीज कौन से रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी आती है वो रॉ है, रॉ एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रॉ एंड एनालिसिस विंग। और ये इसका काम क्या होता है, जो टेररिज्म का जो थ्रेट है और वो थ्रेट जो बाहर से आ रहा है
उसको एलिमिनेट करना। इसके लिए क्या करती है, रॉ सीक्रेट एजेंट्स को हायर करती है, उनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में प्लेस करती है और वहाँ से जो भी टेररिज्म से रिलेटेड जो इनपुट्स होते हैं उनको हमारे इंडिया में मंगाती है और उसको क्या करती है, किसी भी तरह से ख़त्म करे। फॉर एग्जांपल हमारा जब 2008 का अपना अटैक हुआ था ताजमहल पे, तो उस टाइम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन थी कि कोई अटैक होने वाला है, तो ये अटैक की इन्फॉर्मेशन बाहर से रॉ एजेंट ने पाकिस्तान से भेजी थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग सी रूट से आएंगे या फिर लैंड रूट से आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना चाहिए था और ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है, ठीक है। तो रॉ एनालिसिस विंग क्या करता है, एक्सटर्नल थ्रेट को देखता है, याद रखना एक्सटर्नल थ्रेट को कौन देखता है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देखता है। जबकि इंटरनल थ्रेट इंडिया के बॉर्डर के अंदर कोई आदमी अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर जो टेररिस्ट होते हैं उनको अरेस्ट करने का काम किसको देता है, आईबी को दिया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो रॉ क्या होता है, एक्सटर्नल चीज़ों के एक्सटर्नल थ्रेट के लिए होता है और आईबी क्या होता है, इंटरनल थ्रेट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप देख ही रहे हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है। उसके बाद आपका एनएसजी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारे चीज़ें हैं, बीएसएफ हो गया। दीज आर द फोर्सेस डेवलप्ड बाय द इंडिया टू काउंटर द टेररिज्म। उसके बाद नेट गार्ड है। नेट ग्रिड जो है ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ये अभी तक क्या हो रहा है, अंडर प्रोसेस चल रहा है। इसमें एक्चुअली नेट ग्रिड क्या है, ये ग्रिड यानी कि एक बहुत बड़ा इंटरनेट का ग्रिड होगा जिसमें पूरा दुनिया के टेररिस्टों की जो लिस्ट है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके फोटोज़ है, जो भी जिसके पास जैसा भी है उनको यहाँ पे रखा जाएगा और इसको पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि दुनिया वर्ल्ड के कोई भी लोग किसी भी टेररिस्ट के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा टेररिस्ट है, क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एंटी टेरर स्क्वाड, ATS, आपको शायद पता होगा, एंटी टेरर स्क्वाड, इसको बहुत सारे नाम से जाना गया था उसी पिक्चर में जिसकी मैं बात कर रहा था, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इसके पहले एक पिक्चर आई थी संजय दत्त की, उसमें ये पिक्चर दिया था, शूट आउट एट लोखंडवाला, ठीक है। तो शूट आउट एट एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो शूट आउट एट लोखंडवाला, वहीं से आपने देखा होगा ATS करके एक बनता है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो कि हर गवर्नमेंट अपने लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाता, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाती है। ठीक है। उसके बाद है NIA कभी बना, 2008 में, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्यों बना था। ताज होटल में जब अटैक हुआ था तो हमारे जो पुलिस के जवान थे, दे डोंट नो हाउ टू कलेक्ट द क्या बोलते हैं उसको, हाउ टू कलेक्ट द एविडेंस, और उन्होंने बहुत सारे एविडेंस ख़राब कर लिए और वो उतना एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए इन चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोलकाता इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक नया ग्रुप बनाया गया, उसको बोला जाता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। NSG के बारे में बताया हूं मैं आपको, ठीक है। सो ये these agencies are responsible for the terrorism. अब हाउ टू डील विद द टेररिज्म, पहला है जो आपने व्हाट इज द रीजन ऑफ टेररिज्म पढ़ा है, उसको ही आप क्या कर सकते हो, हाउ टू डील विद द टेररिज्म कर सकते हो। एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एजुकेशन हो, उसमें फॉल्टी बुक्स जो होते हैं वो ना हो, और ना ही किसी रिलीजियस का उसमें कोई ये चैप्टर्स हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं एजुकेशन के सिस्टम से। कम्युनल एंड सोशल हार्मनी, कम्युनल एंड सोशल हार्मनी यानी कि एक दूसरे के साथ हार्मनी, पीस बना के रखोगे, एक दूसरे को एडजस्ट करना सीख जाओगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सीख के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। पॉलिटिकल विल एंड कंसर्न्स, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे या नेता चाहे तो टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, उसके लिए विल और कंसेंसस चाहिए होते हैं, लेकिन किसी भी नेता को ये सब चीज़ें करने का कोई भी फुर्सत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी गवर्नेंस को डेवलप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हमारी गवर्नेंस को डेवलप करने के बाद उसको वेल बोलते हैं कि वेल बैलेंस गवर्नमेंट बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है काउंटरिंग द सुपरविजन एक्टिविटीज ऑफ टेररिज्म, ठीक है। सुपरवर्सिव एक्टिविटी ऑफ टेररिज्म, सुपरवर्सिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि टेररिज्म के ऊपर नज़र रखना, उसको ये सब देखते रहना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट
लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क के लिए प्रॉपर एक बोलते हैं ना कि लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि अभी तक जो हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क था उसमें क्या करता था कि टेररिस्ट पकड़े जाते थे और फिर बेल लेके बाहर निकल जाते थे, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रांग होने के कारण क्या है, उनको बेल नहीं मिलती है। इसलिए बोला गया है कि आपको क्या करना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या हो सकता है, टेररिज्म से लड़ने के लिए आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हो, ना सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, बल्कि अपना एनसीसी को इस्टेब्लिश कर सकते हो। सोसाइटी में एनसीसी होता है, ठीक है। ये सब क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया यहाँ तक? सो आज हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द टेररिज्म। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म, लिंकेजेस विद द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, ठीक है। इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर देखिए, ठीक है, पार्ट 1। और ये जो बना है ये पार्ट 2 बना है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 1, दैट इज टेररिज्म, ठीक है। इसके अलावा भी है कुछ लिंक्स, लेकिन आज हम लोग नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Every single day, I'm gonna make